नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीएचयू के 2018 का पेपर देखेंगे सोशल साइंस का। चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग देखते हैं। पहला है, मनोविज्ञान की समकालीन परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं है। ये आत्मा होगा इसका आंसर। पहला होगा आत्मा। एक मिनट थोड़ा देखिएगा। आगे है दूसरा, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय प्रत्याक्षिक अनुभवों के संगठन पर केंद्रित है। दूसरे का होगा गेस्टाल। दूसरे का गेस्टाल होगा। हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा नंबर कहता है, यदि कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर एक ध्वनि अभेद्य कमरे में संपादित किया जाता है तो बिंदी बिंदी विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये तीसरा देखिए डिलीट कर दिया गया था। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथे में है, चौथे का पहला होगा, चौथे का पहला नंबर। पांचवा नंबर कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली की कौन सी ग्रंथि अधिपति ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि। इसे पिट्यूरी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। आगे देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कान के अंदर कौन सा भाग शारीरिक मुद्राओं के परिवर्तनों की संवेदना के लिए जिम्मेदार है। छठवें का तीसरा नंबर होगा। सातवां नंबर हम लोग देखते हैं, यह किसने प्रस्तावित किया था कि चूहे अप्रत्यक्ष अधिगम तथा उसके उपयोग करके किसी रास्ते का संज्ञानात्मक मानचित्र बनाने में सक्षम होते हैं। तो आगे देखेंगे। आठवें का दूसरा नंबर सही होगा। आठवें का दूसरा नंबर सही है। नौवें का दूसरा नंबर सही होगा। रोना, किलकिलाना और बलबलाना। दसवें का तीसरा नंबर वेस्टर्न है। ये थर्स्टन है, वेस्टर्न कहते हैं। 10वीं का तीसरा, बुद्धि के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थर्स्टन किए थे। 11वें का, निम्नलिखित में से कौन सा मेधावी बच्चों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। 11वें का पहला नंबर होगा। मेरा पेन नहीं काम कर रहा है तकनीकी वजह से। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं 12वें का। 12वें का भी पहला नंबर ही होगा। ठीक है। 13वें का देखते हैं। 13वें का चौथा नंबर होगा। 14वें नंबर का दूसरा नंबर होगा।
15वें का पहला नंबर होगा। सोलहवें का चौथा नंबर। सत्रहवें का तीसरा नंबर। टोटल कास्ट होगा इसमें, सकल लागत जिसे कहेंगे हिंदी में। 18वें का पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मार्ग वक्र का ढाल कैसा होता है? ये क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वें का कहता है राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसमें से तादाद में रखता है? ये कुल परिव्यय और अप्राप्त आय। 19 का 2 नंबर। 20 का कहता है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? 20 का चौथा नंबर होगा। नॉन ऑफ द एबव, किसी से नहीं रखता है ये। ठीक है। 21वां निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 21 का चौथा नंबर नगदी रिजर्व अनुपात। 22 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? 22वां का चौथा नंबर। ए और पहला और तीसरा दोनों सही हैं। 23 नंबर में देखते हैं हम लोग संसाधनों के दक्ष आवंटन की संभावना है। 23 का तीसरा नंबर सही है, पूर्ण एकाधिकार में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्फीति अंतराल, जेएम केन्स। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इनका नहीं है, मार्शल का नहीं है ये। 24वें का 4 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO है। 25 का 3 नंबर होगा। 26वां कहता है सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, किसके बराबर होती है? सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वही सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है। 26 का 2 नंबर। 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? इसमें से आपका AFC वक्र जो होगा वो यू आकार का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, वित्तीय घाटा जिसमें ब्याज की अदायगी शामिल ना हो क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। 27वें का तीसरा नंबर बताए हैं, ये 27वें का दूसरा नंबर AFC घाटा होगा। ठीक है ना, 27वें का एक बार पुनः बता दें, 27वें का दूसरा नंबर होगा। और 28वें का तीसरा नंबर। 29वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्रमाप विधि नहीं है? ये जो वित्तीय विधि है ये नहीं होगा। और 30वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र क्या होता है? ये सीधी रेखा में होता है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? ये चिन्हदड़ो और हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, बनावाली और मोहनजोदड़ो। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? ये चिन्हदड़ो होगा और हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सभी लोग जानते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये ऋषभ देव हैं इसके। 33 नंबर कहता है मेगास्थनीज किस देश से आया था? किससे आया था ये मेगास्थनीज? ये यूनानी था। ये सेल्यूकस निकेटर
का राजदूत था ना। अजंता गुफा भारत के किस प्रांत में अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में होगा। 34 का 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजा भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? ये कल्हड़ की राजतरंगिणी है। ये जो राजतरंगिणी है कश्मीर के राजाओं से संबंधित है, जिसका मतलब होता है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, है ना। कल्हड़ जिसके लेखक हैं। निम्न में से कौन अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के निर्माण से संबंधित है? कौन निर्माण से संबंधित है इसमें? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन में झोपड़े का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत में उलेमा का अर्थ क्या होता है? ये धार्मिक विद्वान होते थे। 38 का 3 नंबर। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सभी लोग जानते हैं, चंद्रवरदाई की लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का इसमें यशगान किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो चंद्रवरदाई जी थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इन्हीं के बारे में एक प्रचलित कहावत है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। ये इनको और इनके कहा जाता है कि चंद्रवरदाई को और पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को, दोनों को गजनवी अपने साथ, दोनों को मोहम्मद गोरी अपने साथ ले जाता है गौर रियासत में। वहाँ ये दोनों, मतलब दोनों को ले जाता है और बंदी किया रहता है। उन मतलब पृथ्वीराज चौहान की तो दृष्टि चली जाती है, उनकी आँख को शायद कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि जो सलाख होती है, मतलब गरम छड़ होती है, उसको उनके आँख में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी जोत खत्म हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बड़ी अच्छी बुक है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। आगे देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया है? सभी लोग जानते हैं, बीएचयू के स्टूडेंट बनने वाले हैं आप लोग, मदन मोहन मालवीय जी। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। विवेकानंद किस संस्था से जुड़े हुए थे? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये रामकृष्ण मिशन जी, ये रामकृष्ण मिशन से हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट थी, मैडम अलकाट थी, इससे संबंधित। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का था। प्रार्थना समाज महागोविंद रानडे का था। किस सुधारक ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी? आगे बात ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो अध्यक्ष कौन थे, इसमें 2 दिया हुआ है, एक सच्चिदानंद सिन्हा दिया हुआ है और एक राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। 45 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखते हैं। और चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। द हार्म प्रिंसिपल, कह रहे हैं कि हानि का सिद्धांत किसका है? ये जे.एस. मिल जी ने दिया था हानि का सिद्धांत। 46 का 1 नंबर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सन 1975 में घोषित आपातकाल का समय लगभग कितने दिन था? कितना? शायद 18 महीने था। कन्फर्म करते हैं। चलिए 47 का 23 महीने था, है ना। ये 23 महीने तक लगा हुआ था आपातकाल। 26 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करवा के आपातकाल की घोषणा की थी। तत्कालीन समय में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आप लोग बता सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोक लेखा समिति और भारत के महालेखा परीक्षक, निम्न में से संसदीय समिति कौन है? जो संसदीय समिति होती है
वो संसद की समिति होती है। महालेखा पर भारत के जो महालेखा परीक्षक हैं इनकी समिति संसदीय समिति नहीं है ना, ये संवैधानिक है। कौन से? बी नंबर, केवल एक नंबर सही होगा। भारत की संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा नया संप्रत्यय है जो अन्य देशों में सामान्यतया नहीं पाया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रश्नकाल, शून्यकाल और संसदीय समितियाँ। 49 का 4 नंबर है, ये शून्यकाल है। शून्यकाल सामान्यतः 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल माना गया है और इसमें त्वरित मुद्दों पर क्वेश्चन किया जाता है। आगे देखते हैं 50 नंबर पे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन वित्त विधेयक का प्रमाण पत्र देता है? कौन देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे संविधान में किसी जाति को अनुसूची में रखने या बाहर निकालने की शक्ति किसके पास है? किसके पास हो सकती है? आप लोग थोड़ा सोचिए, कमेंट करके बताइए। ये राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 342 में शायद ये दर्शाया गया है। 341, 341 में शायद अनुसूचित जाति है और 342 में अनुसूचित जनजाति है। 52 क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस नाम के साथ संबंध है? जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स के नाम से। वैसे समाजवाद का जो पिता माना जाता है, समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा आप लोग। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। आगे देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने संपूर्ण राष्ट्र को विभाजित किया था। कितने में किया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना। ये 54 का सेकंड नंबर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ये आर्टिकल 61 में है। भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक निम्न का अकाउंट नहीं ऑडिट करते हैं। किसका नहीं करते हैं? ये 56 का नगर जो निकाय होते हैं इनका नहीं करते हैं। राज्य सरकार का करते हैं, केंद्र सरकार का करते हैं और सरकारी कंपनियों का भी करते हैं, है ना। लेकिन जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका होती है इनका ये नहीं करते हैं। 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसद की संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्षता भी है, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की विशेषता है। ये संसद की संप्रभुता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब संसद की संप्रभुता इसलिए नहीं है अपने भारत में कि संसद अगर कोई नियम या कानून बना देती है तो न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है, संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट किसी भी नियम को अवैध करार कर सकता है ना। इसलिए संसद की संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का अर्थ बता दें आप लोगों को, सादा परिचित होंगे। संप्रभुता का मतलब होता है कि राष्ट्र में केवल एक ही शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति उस देश में नहीं हो सकती है ना। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर, संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, है ना। ये लोकलेखा समिति में 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक, तो 58 का 4 नंबर होगा। 59 का देख लीजिए, न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? संसद के पारित प्रत्येक कानून को न्यायपालिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पहला नंबर ही होगा, असत्य है ना। संसद से पारित प्रत्येक कानून को न्यायपालिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। 60वां नंबर देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है, किसी भी सदन में निर्वाचित होने की अधिकतम अवधि है
6 माह हो सकता है। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में किसी को मंत्री बना दिया जाता है। आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, एस जयशंकर प्रसाद को विदेश मंत्री जब नियुक्त किया गया था तो उस समय भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में ऐसा किया गया कि 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की लें चाहे राज्यसभा की लें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो 6 महीने, जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उसके बाद 6 महीने बाद वो मंत्री नहीं माने जाएंगे। नहीं माने जाएंगे, कब नहीं माने जाएंगे? यदि वो संसद, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पर आधारित है? हमारे यहाँ जो जाति है वो जन्म पर आधारित है कि नहीं? 61 का तीसरा नंबर। जो जाति है जन्म पर आधारित है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है वो क्षत्रिय हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 62 कितने पुरुषार्थ माने गए हैं? 4 ही पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 62 का 4th नंबर। आगे देखिए, भारत में कितनी जातियाँ और उपजातियाँ हैं? ये 5000 से अधिक भारत में जातियाँ और उपजातियाँ हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है? ये जारवा है, जारवा ओंगो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। 64 का 2 नंबर होगा। आगे देखेंगे हम लोग 65 का। देखिए, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति है? उत्तर प्रदेश की जनजाति है। 65 का 4 नंबर है। थारू जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है ना। ये थारू मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं? 66 नंबर। 66 का होगा 3rd, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। इसका 3rd नंबर होगा, 4th मत मान लीजिएगा आप लोग, 3rd होगा इसका आंसर। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह की समस्या नहीं है? क्या नहीं है समस्या हिंदू विवाह की? देखिए 67 का विधवा पुनर्विवाह, दहेज की समस्या हिंदू विवाह की है, बाल विवाह की समस्या है, अंतर विवाह और बहिर्विवाह, ये समस्या भी है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह की समस्या हिंदू धर्म में नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा 67 का ये 3rd नंबर माना गया है आंसर, विधवा पुनर्विवाह। भारत में हिंदू लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, सभी लोगों को पता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम बता देते हैं कि हिंदू लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष है, लेकिन हिंदू लड़की की विवाह की उम्र आप लोग कमेंट करके बताएं। भारत में आम चुनाव के लिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? ये 18 वर्ष होगी, है ना। शादी की 21 वर्ष होगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि आप लोग हिंदू लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु बताइए। किसने समाज शास्त्र शब्द की रचना की है? ये 70 का अगस्त कामटे होगा, है ना। किसने कहा कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? 71 का 3 मैकाइवर और प्रेज कहते हैं ऐसा। 72 समाजशास्त्री कैसा होता है? कौन हो सकता है समाजशास्त्री? सोशियोलॉजिस्ट इज। 72 का 4th नंबर, एक वस्तुनिष्ठ जांचकर्ता। 73 लड़की निम्नलिखित में से कौन एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? 73 का 3 अभियंता, ये अर्जित है। 74 निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, हम इसका आंसर बस बताए दे रहे हैं। 74 का होगा 2 नंबर, 20 आएगा इसका आंसर। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदिम धर्म की विशेषता नहीं है? मंदिर। कार्ला नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? 76 का 4 नंबर होगा, ग्रह को। 77 सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है या समीप है? ये साइरस होगा। 77 का अल्फा स्टोरी, अल्फा स्टोरी आप करिएगा, अल्फा स्टोरी होगा ये।
78 का हेडली सेल स्थित होती है 0 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। 79 काल सदैव स्थित होता है काल। 79 का एक नंबर, 2 निम्न व 2 उच्च दाब पेटियों के मध्य। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल के आरंभ में वर्षा किसके कारण होती है? अस्सी का उत्तर पूर्वी मानसून है ना, उत्तर पूर्वी मानसून। 80 का 2 नंबर। पानी पंचायत एक आंदोलन है जलापूर्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है? निजी गृह। 82 का पहला नंबर। 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सर्वाधिक उत्तरदायी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। इस ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको आप याद करना चाहते हैं तो एक हम ट्रिक बताए दे रहे हैं। मीना का जलवा, मी मतलब मीथेन, ना मतलब नाइट्रोजन, मीना का कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जल और वाष्प, है ना। मीना का जलवा याद कर लीजिए। 84 नंबर आप लोग देखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, है ना। भारतीय संसद ने कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया है? 85 का 4, 96 में किया है ना। 87 कहता है निम्नलिखित में से बेमेल पता करिए। मोती संग्रहण, कौन सा नगर असम का तेल नगर कहलाता है? 87 नंबर है, डिगबोई को असम का तेल नगर कहा जाता है क्योंकि डिगबोई में ही शायद एक तेल निकालने के लिए तेल शोधन कारखाना लगाया गया है। 88 का 4 नंबर। 89 का उत्तर पूर्वी भारत में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, क्यों नहीं है उत्तर पूर्वी भारत में सूती वस्त्र उद्योग? मांग की कमी है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता है कि अनुपयुक्त जलवायु है कि श्रमापूर्ति का अभाव है? ये श्रमापूर्ति का अभाव तो नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर पूर्व में भारत में जनसंख्या तो ज़्यादा है। ये कच्चे माल की अनुपलब्धता है, मतलब कच्चे माल नहीं मिलते हैं वहाँ। 90 नंबर का देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा। ये तीसरा है, ये जोड़ा सही नहीं है, ये सही जोड़ा है। 91 देखिए, विश्व प्रसिद्ध मकई पेटी किस देश में है? अमेरिका में है। 92 नंबर देखिए, विश्व का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक रबर का उच्चतम उत्पादक है? दक्षिण पूर्वी एशिया, मलेशिया है शायद। मलेशिया थाईलैंड में रबर ज़्यादा होता है। नींबू एक नस्ल है, जीबू एक नस्ल है, ये मवेशी है जीबू, है ना। 94 नंबर देखिए, मैरिनो ऊन है, ये लंबे रेशे वाला होता है। नाइन्टी 95 का देखिए, केला किस देश में नहीं उगाया जाता है? ब्राज़ील, इक्वाडोर, भारत और स्वीडन। ये स्वीडन में केला उगाया ही नहीं जाता है। ब्राज़ील में केला होता है, इक्वाडोर में केला होता है, भारत में भी केला होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन स्वीडन में केला नहीं उगाया जाता है। 96 का देखिए, गेहूँपन सांप का जहर प्रभावित होता है। गेहूँन सांप का जहर प्रभावित होता है, यह प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? मतलब जो गेहूँन सांप होता है अगर वो काट लेता है किसी व्यक्ति को तो उसका जो जहर है किस अंग को प्रभावित करता है? 96 का 3 नंबर, वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, मतलब मस्तिष्क को। कोशिका नियंत्रण केंद्र है 97 का 2, केंद्रक को। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक केंद्र है केंद्रक। 98, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि विषाणु नहीं है?
98 का चौथा नंबर कुष्ठ। 99 का देखिए, 99 का RBC की होगा, है ना, थर्ड नंबर। 100 वाला क्वेश्चन देखिए, EEG किसका होता है? मस्तिष्क का। इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ ऐसे कुछ करते हैं इसको। EEG इसका होता है, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय का होता है। ध्यान में रखिएगा, हम लोग भी 2013-14 में पेपर दिए थे BA के लिए, तो ये क्वेश्चन मिला था देखने के लिए। आप भी कन्फर्म मानिए कि EEG और ECG पक्का आएगा। 101वां नंबर देखिए, वंश रीज संवाहक है ये डेंगू का। 102 नंबर देखिए, शुक्राणु तथा डिंब के समेकन को किस नाम से वर्णित किया जाता है ना, या किस नाम से वर्णित है? 102 का चौथा नंबर निषेचन। जब शुक्राणु तथा डिंब में समेकन होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु में मिलन होता है, उसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। 103 नंबर, कौन संघ पाचन तंत्र का हिस्सा है? मतलब कौन संघ पाचन तंत्र का हिस्सा है? आमाशय होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। 104 नंबर, 104 का दूसरा नंबर होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। 105वां नंबर देखिए, लाइसोजाइम प्रति सूक्ष्मजीवी स्त्राव है आंसू। दांत का कठोरतम अवयव है, दांत का जो दंत वल्क होता है इनेमल कहते हैं इसे। 106 का तीसरा नंबर, ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, यहाँ दांत का कठोरतम अवयव पूछा है, लेकिन शरीर का सबसे कठोरतम अवयव है दांत, इसे दांत का इनेमल कहते हैं। ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। 107वां नंबर देखिए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है पित्त का निर्माण। ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, यह भी यकृत में ही होता है। ग्लाइकोजन का जो भंडारण होता है यह भी यकृत में ही होता है। 109वां नंबर देखिए, भारत में दक्कन क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? ये नर्मदा और ताप्ती दोनों हैं, ध्यान में रखिएगा। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो समानता आप लोग याद कर लीजिए। इसका मतलब समानता है। एक है साबरमती, न मतलब नर्मदा, समानता। साबरमती, मांडवी, नर्मदा और ताप्ती। 110वां नंबर देखिए, लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है? आप लोग देखे होंगे, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 111वां नंबर देखिए, भारत में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किसका रहा? ये राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। 112वां नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्हें 1913 में मिला था। 113वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इग्नू के अनन्य शिक्षा चैनल को क्या कहा जाता है? ज्ञानवाड़ी कहा जाता है। ये परिमेय बहुपद पूछा है, x² - 13x² + 36 अपान x³ - x² - 6x। इसका जो सरलतम रूप है इसको तोड़ेंगे, ये परिमेय बहुपद है, तो इसका जो आंसर होगा x - 2 + x + 3 अपान x। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
115वां नंबर कहता है बीजीय व्यंजक x की पावर 4 माइनस 16 अपान x इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 का गुणज प्रतिलोम है 115 नंबर मतलब 115 नंबर का 115। इसका पहला नंबर होगा 1 अपान एक्स प्लस 2। 116वां नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 2 होगा। 117वां नंबर का 3 होगा 1.5 किलोमीटर। 118वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये दादी होगा, इसमें इसका आंसर दादी होगा। 119वां नंबर का स्पाइन होगा पहला नंबर, और 120 का दूसरा नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इसमें 2 सेक्शन दिया हुआ है। 120 तक सभी को करना अनिवार्य है, लेकिन 120 के बाद 130 121 से लेकर 150 तक 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, और 151 से लेकर 180 तक 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी में दो में एक ही करना है। आप लोग बहुत सावधानी रखिएगा, अगर कोई हिंदी कर देता है और इंग्लिश दोनों कर देता है तो आपका वैल्यूएशन नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान से चयनित करिएगा कि आपकी हिंदी अच्छी है कि इंग्लिश अच्छी है। यदि हिंदी पता चला कि आप 5 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए और पता चला कि बाद में क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। और लेकिन यदि आप इंग्लिश लगा आपको कि इंग्लिश क्वेश्चन कर दिए, फिर लगा कि कुछ आगे इंग्लिश नहीं बन रही है, तो इससे आप लोग पहले आश्वस्त हो जाएं कि हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है। चलिए हम बता रहे हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे? ये हिंदी होगा। भारत के किस राजनेता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 152 का दूसरा नंबर। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 153वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दूसरा नंबर है। 154वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? सभी लोग जानते हैं, ये पहला आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ, ख और ज्ञ। 156 का तीसरा आंसर, चौथा आंसर होगा यज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो 57 नंबर 155 का तीसरा होगा, सॉरी गलत, 155 का तीसरा होगा। छ में क और स होगा, त्र में त और र होगा, और ज्ञ में ज और न होता है, ठीक है ना। लेकिन जो ख है, खा खटकोण, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। 156 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, औद्योगिकरण। 156 का चौथा नंबर होगा। तो 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है? आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। सन्यासी, 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 सन्यासी। 157 का दूसरा नंबर होगा। 158 नंबर देखते हैं, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। परधन उपकार, परधन उपकार बराबर परोपकार। अ और ओ मिल करके गुण हो जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है बताइए? तथयु, तथा धनयो, तथापि, तथा धन अपि, तदाकार, तदधन आकार। एक शब्द है वो अशुद्ध है, किसके दृष्टि से? तदोपरांत, ये चौथा नंबर गलत है। 160 देखिए, 160 का
तीसरा नंबर है जादूगर 161 का दूसरा नंबर। निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव, देखिए तद्भव और तत्सम की आप लोग परिभाषा पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा बता दे रहे हैं। तद्भव का मतलब होता है तद धन उद्भव। तद मतलब वह, उद्भव मतलब उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न। जो शब्द तत्सम से उत्पन्न है उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। और जो शब्द संस्कृत में मतलब जैसे कि वैसे ही आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। 162 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? ये उद्गम होगा इसका आंसर। 163 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना नदी के बारे में बताया जा रहा है। 164 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद। 65 नंबर देखिए, मतलब 165 देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से किस कारक का द्योतक है? पहली बात आप लोग अच्छे से कारक पढ़ लीजिएगा, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान, आपादान से अलग होने के लिए, मतलब अलग होने के लिए। आपादान जो कारक है वो अलग होने के लिए, आपादान का मतलब होता है से, पर अलग होने के लिए। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा कारक होगा? आपादान होगा। 166 नंबर देखिए, निम्न में से कौन विशेषण शब्द कौन सा है? शंकर है जो विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, पवन, समीर, अनिल। अनल है वो जो आग है ना। महान का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? महान, क्षुद्र होगा। 169 देखिए, विद्वान का विदुषी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। विरोध करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना, है ना। सिर कटाना नहीं, सिर चढ़ाना भी नहीं, सिर झुकाना भी नहीं, सिर उठाना मतलब विरोध करना। 171 देखिए, गाल बजाना मतलब गाली देना। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जब हम लोग पेपर दिए थे तब भी ये आया था। कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारत भारती के रचनाकार हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। 173 का 4 नंबर, ये 174 का 3 नंबर। बीजक है, ये कबीर की रचना है बीजक। साखी, शबद, रामायणी इसके भाग हैं। रंगभूमि की रचना है, ये प्रेमचंद की है। ये जैनेन्द्र कुमार जी को आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन। निम्न में से कमायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना कमायनी की है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? ये मैला आंचल है इनकी। फणीश्वर नाथ रेणु की। ये परख जैनेन्द्र कुमार की है। निर्मला शायद इनकी है। अरे कन्फर्म तो नहीं बता सकते हैं, पर निर्मला शायद प्रेमचंद्र जी की है। विश्वात्मा में कौन सी संधि है? 179। विश्व धन आत्मा, अ और आ बड़ा आ हो रहा है ना। राजभाषा में कौन सा समास है? राज्य की भाषा, ये तत्पुरुष समास है। इस प्रकार दोस्तों मैंने 2018 के आपके सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर दिया है। कहीं किसी को डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन अंत में एक बार आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि इस क्वेश्चन में बीएचयू के जो पेपर में माइनस मार्किंग होती है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से कि जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं कन्फर्म हैं, आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं है ना। उन क्वेश्चन को आप टच करिए जिसमें लगता है कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, आप कन्फर्म नहीं है, उसको आप बिल्कुल भी टच मत करिए। आप 70 से 80 क्वेश्चन करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप लोग अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। 9131899677।
9131899677। कोई भी समस्या होती है वहाँ पेपर देने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।